हेलो, आप सभी का हिंदी मीडियम अकेडमी में स्वागत है। देखो यार, विज्ञान कक्षा 8 एनसीईआरटी अध्याय 5 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। मतलब पिछली वीडियो में हमने ये जो चैप्टर है आपका पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसको अच्छे से समझा था। तो आज इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं आपको कक्षा 8 के, चाहे वो गणित के हों चाहे वो विज्ञान के हों, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। अगर आपने ये जो चैप्टर समझा है अच्छे से, मतलब पिछली वीडियो अगर आपने देखी है, तो आप इसके लगभग सारे क्वेश्चन आराम से अपने आप भी कर सकते हो। देखो, इसमें बोला गया कि भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो इसका पहला हिस्सा है, इसमें कह रहा है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जंतु अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं और उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है उनके प्राकृतिक आवास में ही, उसको बोला जाता है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं ये ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जंतु अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है ना। क्षेत्र विशेष का मतलब कि वो कहीं और प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाएगी, किसी खास जगह पे ही प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो उसको हम बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। मतलब जो किसी खास क्षेत्र में ही पाई जाए, उस क्षेत्र के अलावा कहीं और प्राकृतिक रूप से ना पाई जाए, उसको हम बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। जो इसका अगला हिस्सा है, इसमें बोला गया प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो किसके कारण? जलवायु परिवर्तन के कारण। मतलब जब वहाँ का जलवायु में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए जो उन्हें अपने अनुकूल ना लग रहा हो, तो कुछ दिनों के लिए कहीं और पलायन कर जाते हैं, मतलब प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान था। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। जो दूसरा प्रश्न है इसके कई सारे हिस्से हैं, 4-5 हिस्से हैं, जिसमें से पहला हिस्सा देखो ये रहा। इसमें बोला गया निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि पहले हिस्से में यानी का पार्ट में बोला गया है वन्य प्राणी अभ्यारण्य एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और यहाँ पे लिखा हुआ है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो देखो यार, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या होता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों को शिकार, उत्पीड़न और आवास के विनाश से बचाया जाता है। मतलब उनको सुरक्षा की जाती है। किसकी? मेनली वन्य जीवों की, मेनली जानवरों की यहाँ पे सुरक्षा की जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, ताकि उनका कोई शिकार ना कर पाए, किसी तरह से उनको उत्पीड़ित ना कर पाए, या फिर जो उनका निवास स्थान है उसका विनाश ना हो पाए। जबकि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये काफ़ी विशाल क्षेत्र होते हैं। मतलब ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य के मुकाबले में काफ़ी बड़े होते हैं, जो ना केवल वन्य जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित करते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में अगर कोई प्राकृतिक धरोहर पाई जा रही है या फिर ऐतिहासिक कोई चीज़ पाई जा रही है, ठीक है, या फिर वहाँ पे मान लीजिए कुछ पारंपरिक जीवन शैली है, आदिवासी वगैरह की संस्कृति है, तो ये उनके भी संरक्षण के लिए बनाया जाता है। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें आ जाएंगी ये उन सब की रक्षा करेगा, वो सब आरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सिर्फ मेनली फोकस किया जाता है वन्य जीवों पे। यहाँ पर फोकस किया जाता है वन्य जीवों पे, वनस्पतियों पे, और वहाँ पे रहने वाले आदिवासी वगैरह के कल्चर वगैरह हो गए, संस्कृति हो गई, उनकी जीवन शैली हो गई, उनकी सबको यहाँ पे सुरक्षित किया जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरा अंतर क्या है कि जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं ये आम तौर पर एक विशिष्ट प्रजाति या चुनिंदा प्रजातियों को संरक्षित करते हैं। जबकि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ की जो जैव विविधता है, पारिस्थितिक तंत्र है, उन वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, उन सभी को संरक्षित किया जाए। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्यों में कुछ मानवीय गतिविधियाँ जैसे कि चराना, ठीक है, लकड़ी काटना, पर्यटन प्रतिबंधित या सीमित हो सकते हैं। जबकि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उसके साथ मिलकर यहाँ पे संरक्षण करने का काम किया जाता है ताकि वो टिकाऊ विकास में भाग ले सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगला जो है इसका, ठीक है ना, इसी प्रश्न का खा हिस्सा, इसमें बोला गया चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य के बीच में अंतर बताओ। तो ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए भी बताया था। जैसे चिड़ियाघर की अगर हम परिभाषा की बात करें तो चिड़ियाघर क्या होता है? एक कृत्रिम स्थान होता है जिसे मानव ने बनाया है, जहाँ पर जानवरों को पिंजड़े में, ठीक है, या किसी सीमित क्षेत्र में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें। जो भी देखने उन्हें आ रहे हैं उनको
ठीक है, जो टूरिस्ट वगैरह या घूमने गए जो वहाँ पे वो उनको देख सके। जबकि जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र है, मतलब ये इंसानों ने नहीं बनाया, बस हमने जो क्षेत्र था पहले से ही प्राकृतिक रूप से जहाँ पे जानवर रह रहे थे उस आवास को उनके संरक्षित कर दिया। ठीक, उद्देश्य क्या होता है? चिड़ियाघर को बनाने का उद्देश्य मेनली कि लोगों को जानवरों के बारे में जानकारी देना, उनके मनोरंजन को बढ़ावा देना। जबकि वन्य प्राणी अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जानवरों का संरक्षण हो जाए और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कहाँ पे पाए जाते हैं मेनली तो चिड़ियाघर ज़्यादातर शहर या कस्बों के पास बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा हो तो ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने आ सकें। जबकि जो वन्य प्राणी अभयारण्य है ये हम बनाते नहीं हैं, बल्कि जंगलों और पर्वतों में जहाँ पहले से स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक आवास में जानवर रह रहे हैं बस उन्हीं को संरक्षित कर देते हैं। ठीक, मानव हस्तक्षेप की अगर हम बात करें तो जो चिड़ियाघर होता है यहाँ पे जानवरों को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में रखा जाता है, उनको उतनी आज़ादी नहीं होती। जबकि वन्य प्राणी अभयारण्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि जानवर अपने प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं वो लोग। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है कि जगह सीमित जगह में होते हैं जानवर चिड़ियाघर में तो उतनी वो आज़ादी नहीं होती, जबकि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो दिल्ली का चिड़ियाघर हो गया, लखनऊ चिड़ियाघर हो गया, ये चिड़ियाघर के उदाहरण हो गए। वन्य प्राणी अभयारण्य की बात करें तो जैसे पेरियार है, ये क्या है? ये एक वन्य प्राणी अभयारण्य है। अगर इसका अगला हिस्सा देखें यानी कि तीसरा पार्ट, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज़ के बारे में बताओ। तो देखो यार, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये तो आपको आता भी होगा, काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि भाई संकटापन्न स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है कि वो प्रजातियाँ जिन पे संकट मंडरा रहा है, मतलब वो बहुत कम बची हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं लेकिन हाँ ख़त्म होने की कगार पे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये वे स्पीसीज़ हैं जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और निकट भविष्य में हो सकता है कि वो विलुप्त हो जाए। जबकि विलुप्त स्पीसीज़ का मतलब होता है कि ये वे स्पीसीज़ या प्रजातियां हैं जो अब पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो सकता है इनके बीच में कि भाई इन स्पीसीज़ को बचाने के लिए तत्काल संरक्षण प्रयासों की ज़रूरत होती है, मतलब अगर हम ठीक है कोशिश करें तो हो सकता है कि इनको बचाया जा सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कर पाना संभव नहीं क्योंकि ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी हैं तो इनको वापस लाना संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि साइंस बहुत सारे प्रयास कर रही है कि जो भी स्पीसीज़ विलुप्त हो गई हैं अगर उनके जीवाश्म मिले तो उनके जीवाश्म से कुछ ठीक है किया जा सके, बट पूरी तरह से तो वही गुण वाले कैरेक्टर वाले चीज़ों को ये नहीं ला पाए अभी तक, है ना। अभी आपने भेड़िए वाला केस देखा होगा, कुछ भेड़ियों को वापस जिंदा किया गया है 12,000 साल बाद, बट उनमें भी काफ़ी अंतर है, वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगे। ठीक, अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो भारतीय शेर, गैंडा, बाघ, हिम तेंदुआ, ठीक है, ये सब क्या है? संकटापन्न स्पीसीज़ हैं, मतलब कि ये बहुत कम रह गए हैं लेकिन अभी हैं। ठीक है, ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुए, ख़त्म होने की कगार पे हैं। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो डायनासोर, डोडो पक्षी, मैमथ, ये सब क्या? ये सब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनके बीच में अंतर समझ में आ गया। जो इस प्रश्न का अगला हिस्सा है इसमें वनस्पति जात और प्राणी जात के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो वनस्पति जात का मतलब क्या है? सिंपल सी बात हमें बोले तो जितने भी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो वनस्पति जात में आते हैं, और प्राणी जात का मतलब क्या है कि जितने भी तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी सब पाए जाते हैं, ये सब प्राणी जात में आते हैं। तो इसका अंतर पहला हो जाएगा कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, पेड़, झाड़ियाँ, घास, ये सभी क्या हैं? वनस्पति जात हैं। ठीक, जबकि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सरीसृप, जलीय जीव, ये सब क्या हैं? प्राणी जात कहलाते हैं। उदाहरण के अगर तौर पे हम देखें तो वनस्पति जात का उदाहरण क्या हो जाएगा? नीम, पीपल, बबूल, गेहूँ, घास, कमल, गेंदा। ठीक है, तालाब में पाए जाने वाले जल के पौधे, मछली के तालाब में। अब मछली नहीं है यहाँ पे वनस्पति जात, यहाँ पे लिखा हुआ है मछली के तालाब में। अगर आप मछली ना भी लिखो, सीधा लिख दो तालाब में पाए जाने वाले जल के पौधे। ठीक है, ऐसी प्राणी जात के उदाहरण की अगर हम बात करें तो बाघ, हाथी, हिरण, तोता, चील, ये सब क्या है? ये सब प्राणी जात के उदाहरण हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 के जितने भी हिस्से थे हमने देख लिए।
प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है वनोन्मूलन का निम्नलिखित पर या निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। अलग अलग हिस्से हैं इसके, एक एक हिस्से की बात करते हैं। पहले बात करते हैं का हिस्से की, जिसमें बोला गया वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा उससे पहले समझ लेते हैं वनोन्मूलन होता क्या है। तो ये चैप्टर पढ़ाते हुए भी मैंने शुरू में ही आपको बताया था, वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम बड़े पैमानों पर जंगलों की या वनों की कटाई कर देते हैं, और कटाई करने के बाद उस जगह पे नए पौधे नहीं लगाते हैं। मतलब क्या है कि प्राकृतिक वनों का एक तरह से नाश कर दिया हमने, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वनोन्मूलन। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण और हमारे इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा होता है, हानिकारक है। अब बात करते हैं क्या क्या फर्क पड़ता है वनोन्मूलन का, यानी कि बड़े पैमाने पे जंगलों को काट देने का। वन्य प्राणियों पे क्या फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है यार, वन्य प्राणी का मतलब ही हो गया ऐसे प्राणी जो वनों में रहते हैं। अगर आप वन को ही काट दोगे तो मतलब आपने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया, इनका घर छीन लिया, इनके खाने पीने की जगह छीन ली, खाने पीने का सामान इन्हें जंगल से मिल रहा था आपने वो छीन लिया, तो इनको तो आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया ना। तो वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वनों की कटाई का, वनों की कटाई से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए भोजन पानी आश्रय की कमी हो जाती है, और वनों की कटाई से उनके विलुप्त होने का खतरा भी बना रहता है, या फिर वनों की कटाई उनके विलुप्त होने का कारण भी बन सकती है। ठीक, अच्छा, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है यार, जब आप वन को काट दोगे, है ना, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सूखा पड़ सकता है, बरसात नियमित रूप से नहीं होगी, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा पर्यावरण में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले हिस्सों की, यानी कि गांव में क्या फ़र्क पड़ता है, शहर में क्या फ़र्क पड़ता है, पृथ्वी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगली पीढ़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक एक करके बात करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं गाय हिस्से की, यानी गाँव पर प्रभाव। तो जाहिर सी बात है यार, जब वनों की कटाई होगी, वनों की कटाई से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है। क्यों, क्योंकि देखो यार, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उपजाऊ मिट्टी जो ऊपर वाली लेयर है उसको भी। जब पेड़ पौधों की नहीं रहेंगे, उनकी जड़ें नहीं रहेंगी, तो जब बरसात होगी, बाढ़ आएगी, तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी। और मिट्टी क्या है, मिट्टी किसानों के लिए या गाँव के लिए एक बहुत अच्छा संसाधन है जहाँ पर किसान खेती कर सकता है। तो जब मिट्टी खराब हो जाएगी तो किसान का जीवन जो है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और वनों की कटाई से जल स्रोतों, जो जल स्रोत हैं वो भी सूखने लगे हैं, क्योंकि जल स्तर को मेंटेन रखते हैं पौधे। जब जल स्तर में गिरावट आ जाएगी, भूगत जो जल है, ठीक है, उसमें उसका लेवल डाउन हो जाएगा, तो सूखा पड़ेगा। ठीक है, पेड़ पौधे जो थोड़े बहुत बचे भी रहेंगे वो भी सूख जाएंगे। शहरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे देखो यार, जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो हवा को साफ करते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। हालांकि प्रदूषण तो गाँव में ही बढ़ेगा, है ना, बट शहर में तो इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि शहरों में ज़्यादा देखते हो आप, कार बाइक बस ये सब चलती हैं, तो प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे तो पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो और प्रभाव पड़ जाएगा, जल प्रदूषण बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मतलब शहर के जीवन की जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा घट जाएगी। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वनोन्मूलन का पृथ्वी पर जाहिर सी बात है बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे जलवायु परिवर्तन होगा, मृदा अपरदन होगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, जैव विविधता का नुकसान हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव होगा भाई, अगली पीढ़ी को हम क्या देंगे, अगली पीढ़ियों को हम ऐसा वातावरण देंगे जिसमें प्रदूषण ज़्यादा होगा, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होंगे, बहुत सारे जैव विविधता के जो मतलब अंग हैं, यानी बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आने वाली पीढ़ी उनको देख ही नहीं पाएगी। आने वाली पीढ़ी को बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों की कमी का आभास होगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ेगा, हो सकता है उनको अलग अलग तरह की बीमारियां भी होने लगे। तो ये सारी चीज़ें अगली पीढ़ी पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे लिखोगे, आप सिंपली लिख सकते हो, वनोन्मूलन से अगली पीढ़ी पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्राकृतिक संसाधनों की कमी शामिल है। यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अगली पीढ़ी को इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा और उन्हें एक स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण में रहने का अवसर कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। यहाँ पे बोल रहा है क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो जाए, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यानी हट जाए, किसी तरह से खुली हो जाए वो। ठीक है, तो पहले हिस्से की बात करते हैं कि अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो क्या होगा।
तो यार देखो, यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र में वर्षा में कमी आ जाएगी, ठीक है, बाढ़ अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा, वायु में जो नमी है जिसे हम आर्द्रता बोलते हैं वो घट जाएगी, प्रदूषण बढ़ जाएगा, बहुत से प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, और इससे संपूर्ण मानव जाति पर भी खतरा बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें कि किसी जंतु का आवास बाधित हो जाए, मतलब उसके आवास को आप बर्बाद कर दो या फिर उसको अपने प्राकृतिक आवास में ना रहने दो, उसका जो घर है वही तोड़ फोड़ दो, है ना, जंगल काट दो, तो उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनका आवास ही तो है वो। तो अगर आवास बाधित होगा किसी जंतु का तब क्या होगा? तो देखो यार, कोई भी जंतु हो, जिस भी प्राकृतिक माहौल में वो रह रहा है वहीं से तो वो भोजन, पानी, आश्रय, इन सब की व्यवस्था कर रहा है ना, इन सब की व्यवस्था कर रहा है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो उसे हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसकी जनसंख्या में कमी आ जाएगी, जंतु वहाँ के मरने लगेंगे, है ना, या फिर उनको अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाना होगा भोजन पानी की तलाश में, और इससे और ज़्यादा उनकी जनसंख्या में कमी आएगी। हो सकता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, यानी कि विलुप्त हो जाए, तो उनके विलुप्त होने का भी खतरा बना रहेगा। तीसरा क्या है कि मिट्टी की ऊपरी परत अगर अनावृत हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि अगर मिट्टी की ऊपरी परत ही अनावृत हो गई तो इससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी, उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, भूमि वहाँ पे बंजर होने लगेगी, वहाँ पे रेगिस्तान बनने लगेंगे, मतलब मरुस्थलीकरण होने लगेगा, तो यहाँ से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अगला देखो यार, प्रश्न संख्या 5, इसके भी अलग अलग हिस्से हैं, पहले हिस्से की बात कर रहे हैं, संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, पार्ट जो पहला इसका यानी का हिस्सा जो है, इसमें बोला गया हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये PDF नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे हिंदी मीडियम अकेडमी है, ठीक है, एक चैनल, वहाँ पे आपको जो भी मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसका PDF नोट मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ता हूँ एक बार, कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो पहले समझ लो जैव विविधता का मतलब क्या है। जैव विविधता का मतलब है कि पृथ्वी पे जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, मतलब जितने भी तरह के जीव पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उन सभी की विभिन्न प्रजातियां जो हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब ये कि विभिन्न प्रकार का जीवन। ठीक है, तो मतलब जितने भी तरह के पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, ये सब पाए जा रहे हैं, यही सब मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। तो जैव विविधता को संरक्षण क्यों जरूरी है? तो यार देखो, अगर जैव विविधता नहीं होगी, मतलब मान लो आपने कोई प्रजाति खत्म कर दी, तो उसका बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक प्रजाति खत्म हो जाती है तो जो उस प्रजाति का काम था पृथ्वी पे, अब वो कौन करेगा, तो उससे बाकी प्रजातियों पे असर पड़ता है और हो सकता है उन पे भी खतरा हो जाए। जैसे एक खाद्य श्रृंखला के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो ब्रेक हो जाती है ना। मैंने आपको समझा भी था जब चैप्टर पढ़ाया था कि भाई जो हरे पौधे हैं वो सूर्य की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, और इन्हीं को, ठीक है, मान लो हरे पौधों को यहाँ पे खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, और लोमड़ी को मान लो शेर खाता है। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है कि अगर मान लो हमने खरगोश ख़त्म कर दिए तो ये फूड चेन या खाद्य श्रृंखला ही ब्रेक हो गई। अब इससे होगा क्या, घास को कोई खाने वाला नहीं होगा, तो इससे ये चीज़ें भी मरने लग जाएंगी जो ऊपरी स्तर में आ रहे हैं जानवर। तो मतलब एक प्रजाति खत्म होने से बाकी प्रजातियों पर भी खतरा मंडराने लगता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके बिना हमारे पास स्वस्थ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र नहीं हो सकता, जिन पर हम सांस लेते हैं, जिनसे हमें भोजन मिलता है, जिनसे हमें रहने के लिए अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी अगर जैव विविधता को हम मेंटेन नहीं करेंगे तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो, प्रश्न 5 का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें कह रहे हैं संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो जाहिर सी बात है यार, आप कितने भी संरक्षित कर लो वनों को, ठीक है, जैसे अवैध शिकार हो गया, या फिर पेड़ों की लकड़ी के लिए जो लकड़ियों की तस्करी हो गई, ठीक है, अवैध रूप से, ये सब तो जारी ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। बहुत सारे जो वहाँ आसपास के लोग हैं, या फिर बहुत सारे जो सरकारी विभाग के लोग हैं, वो भी इसमें मिले होते हैं। तो इससे वहाँ पे जो वन है वो संरक्षित नहीं रह जाते। आप कितना भी संरक्षित कर लो, पूरी तरह से वो सुरक्षित नहीं होते। तो इसका आंसर हमें लिखना है, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि
आसपास रहने वाले लोग और अन्य लोग भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों का उपयोग करते हैं, जिसमें जानवरों का अवैध शिकार शामिल है, वनों की कटाई, ठीक है ना, ये सब चीज़ें शामिल है। तो मतलब संरक्षित करने के बाद भी वन्य जीवों के लिए खतरा बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के तीसरे हिस्से यानी गा पार्ट की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ आदिवासी वन पर निर्भर हैं कैसे। तो जाहिर सी बात है यार, जो आदिवासी समुदाय है वो अपनी आजीविका के लिए, रोटी रोटी के लिए और जीवन शैली के लिए किस पे डिपेंड करेगा? वनों पर तो ही डिपेंड करेगा। वो लोग वन में ही रहते हैं, उनके पूर्वज वनों में रहते आए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो वन पे ही निर्भर रहेंगे। ठीक है, वे जंगल से ही भोजन, पानी, ठीक है, रहने का स्थान, ईंधन, दवाइयाँ और बाकी वस्तुएं वो वनों से, जंगलों से ही तो प्राप्त करते हैं। तो आदिवासी वन उपज जैसे कि लकड़ी हो गई, बांस हो गया और गैर लकड़ी वन उत्पाद हो गए, इन्हीं को बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। जंगल के आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग होते हैं जंगल। ठीक है, जंगल जो होते हैं, ठीक है, जो जंगल होते हैं ये आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग होते हैं, तो उन पे तो निर्भर करेंगे ही वो लोग। ठीक, अच्छा, जो इसका घा हिस्सा यानी चौथा हिस्सा है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वनोन्मूलन का मतलब है वो प्रक्रिया जिसमें बड़े पैमाने पर जंगलों या वनों को काटा जाए और वहाँ पे नए पौधे ना लगाए जाएं, ठीक है, बल्कि उस ज़मीन का उपयोग किसी और काम के लिए किया जाए, खेती के लिए या कोई उद्योग बसा दिया या आवास के लिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे वनों का नाश हो जाएगा। मतलब वनों का नाश क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। अब इसमें हमसे पूछा है इसके कारक बता दो और प्रभाव बता दो। तो पहले कारक की बात कर लेते हैं। प्रमुख कारण क्या है? कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? देखो, खेती के लिए आपको भूमि चाहिए तो उसके लिए जंगल काटने हैं आपको। घरों और कारखानों का निर्माण करना है, जगह चाहिए, उसके लिए आपको जंगल काटने हैं। फर्नीचर बनाने हैं या फिर लकड़ी के दूसरी चीज़ें बनानी है या फिर लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग करनी है, उसके लिए जंगल काटते हैं। चरागाह के लिए भूमि चाहिए, उसके लिए जंगल काटने पड़ते हैं। कोई खनिज मिला है, कहीं खनन कर रहे हो, अगर वहाँ पे जंगल है तो जंगलों को काटना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो थे कारक। अब बात कर लेते हैं कि भाई परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे डिफॉरेस्टेशन के। तो यार ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वर्षा में कमी आ जाएगी, सूखा पड़ सकता है, जलवायु में परिवर्तन होगा, जैव विविधता की हानि हो जाएगी, बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी, मिट्टी का अपरदन यानी कटाव हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाएगी जैसे बाढ़, सूखा। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, मतलब प्रदूषण बढ़ जाएगा। मरुस्थलीकरण होगा, मतलब कि जो उपजाऊ भूमि है धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खो के बंजर या रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो ये सारे परिणाम हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है इसका पांचवा हिस्सा, उसकी बात कर लेते हैं। जो पूछा गया रेड डेटा बुक यानी रेड डेटा पुस्तक क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें जो संकटापन्न प्रजातियाँ हैं उनकी सूची बनाई जाती है। ठीक है, और उस बुक को बोला जाता है रेड डेटा बुक। ये बुक की जो सूची है ये विश्व लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे कौन मेंटेन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा बनाई जाती है बुक या मेंटेन की जाती है। हालांकि हर कंट्री अलग से ये बुक अपने देश के लिए मेंटेन करती है, बट जो इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है वो IUCN द्वारा किया जाता है। इसका क्या महत्व है? संकट में पड़ी प्रजातियों की जानकारी देना कि भाई कौन कौन सी प्रजातियाँ संकट में हैं। अब अगर हमें ये पता होगा कि कौन कौन सी प्रजातियां संकट में हैं, ख़त्म होने वाली हैं, तो हम उनको संरक्षण के लिए योजनाएं बना सकते हैं, तो उसको योजनाएं बनाने में मदद होगी। वैज्ञानिक लोग जो हैं या फिर जो नीति निर्माता हैं जो अलग अलग तरह के, ठीक है, प्लान बना सकते हैं, नीतियाँ बना सकते हैं, ठीक है, उनको सही दिशा देगी ये किताब। क्योंकि अगर उनको पता होगा कि कौन कौन से जानवर विलुप्त हो रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते थे वो, ठीक है, तो उनके लिए ये लोग, ठीक है, आसानी से नीतियाँ बना सकते हैं। देखो, रेड डेटा बुक से मेनली जैव विविधता की रक्षा हो। ठीक है, तो मतलब रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक एक चेतावनी की घंटी की तरह होती है जो हमें बताती है कि अगर हम समय रहते नहीं जागे तो कई प्रजातियां हमेशा के लिए धरती से मिट सकती हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के अगले हिस्से पे यानी छठे हिस्से पे, चा पार्ट पे। इसमें पूछा गया प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो प्रवास मैंने आपको समझाया था कि भाई जब कोई जीव जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, उस जगह को छोड़ के कहीं और चला जाए तो मतलब उसे हम बोलेंगे उसने प्रवास कर लिया। प्रवास अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। हो सकता है जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ की जलवायु में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ हो जो उससे झेला नहीं जा रहा हो इसलिए वो कहीं और चला गया हो, या फिर वहाँ पे उसका शिकार किया जा रहा हो, उसे खतरा लग रहा हो इसलिए वो कहीं और चला गया हो। जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे भोजन पानी की कमी हो गई है तो भोजन पानी की तलाश में वो कहीं और चला जाए।
तो इसको बोलते हैं प्रवास, है ना। इसका मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं किसी बड़े शहर में जाके बस गए, हो सकता है आप लोग उत्तर प्रदेश के हों, आप दिल्ली में जाके बस गए हों, तो एक तरह से आप भी क्या हैं, आप भी प्रवासी हैं, क्योंकि आप थे कहीं और के, रह कहीं और पे रहे हो, मतलब कहीं और आके बसे हो, ठीक है, और वापस अपने गांव वगैरह घूमने जाते भी रहते होगे। तो ऐसे ही पक्षी वगैरह भी होते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन के बारे में आपने सुना होगा, जो ठीक है सर्दियों में साइबेरिया से ठीक है इंडिया चला आता है, ठीक है, और जब वहाँ का मौसम अनुकूल हो जाता है तो वापस लौट जाते हैं ये लोग। तो प्रवास क्या है, समझ में आ गया। प्रवास यानी माइग्रेशन एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पशु पक्षी या अन्य जीव खाद्य, जलवायु या प्रजनन या फिर सुरक्षा की आवश्यकता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियमित रूप से आते जाते रहते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, जलवायु, मतलब जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे जलवायु में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से उन्हें कहीं और प्रवास करना पड़ा, एक तरीका तो ये हो सकता है कारण, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वो जगह उनके प्रजनन के लिए सही नहीं होती, तो प्रजनन कहीं और जाके करते हैं। जैसे कछुओं के बारे में आपने देखा होगा, कछुए रहते समुद्र में है लेकिन अंडे आके वो बाहर देते हैं, अगर आपने टीवी में देखा हो, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनी हुई है ना। कछुए रहते हैं समुद्र में है लेकिन अंडे कहाँ देते हैं, बाहर आके देते हैं, रेत में, ठीक है। तो मतलब प्रजनन के लिए ये या फिर सुरक्षा के लिए कुछ जीव मान लो कहीं पे उन पे शिकार ज़्यादा हो रहा है तो वो कहीं और चले जाते हैं, तो ये सब कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कारण कि मौसम में बदलाव की वजह से हो सकता है, भोजन और पानी की कमी की वजह से प्रवास हो सकता है, प्रजनन के लिए प्रवास हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जहाँ पे वो लोग रह रहे थे तो कहीं और चले गए, शिकारियों की सुरक्षा के लिए हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रवास का कारण। अगला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 6, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग, यानी जो रहने के लिए जगह, इसकी जो मांग है इंसान के द्वारा, मेनली इंसान की बात की जा रही है, की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन जो योजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पर चर्चा करो और एक रिपोर्ट तैयार करो। तो यार देखो, वर्तमान समय में हमें पता है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, फैक्ट्रियाँ नई नई खुल रही है, रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए, तो ये जो जगह है इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। अब जगह कैसे बनाओगे भाई, जगह कहाँ से लाओगे, पृथ्वी पे जो जगह है वो तो फिक्स है ना, वो बढ़ेगी थोड़ी, तो इसकी पूर्ति हेतु वनों की कटाई करनी पड़ती है। बहुत सारे वन अनवरत, ठीक है, बिना सोचे समझे काट दिए जाते हैं। अब हमें ये तो पता है कि यार जनसंख्या बढ़ेगी, जगह की ज़रूरत होगी, तो आर्थिक विकास के लिए हमें काटने तो पड़ेंगे जंगल, बट इससे होगा क्या, इससे पर्यावरण पे जो प्रभाव है वो भी काफ़ी चिंताजनक है, मतलब काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये वृक्षों की कटाई हो रही है न्याय संगत है कि नहीं, जो कि मेन यहाँ पे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो कोर हिस्सा है वो क्या है कि भाई भले ही तुम रहने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए या विकास के लिए पेड़ों को काट रहे हो अंधाधुंध, तो क्या ये अंधाधुंध कटाई न्याय संगत है। तो देखो यार, जो ये कटाई है ये न्याय संगत है या नहीं हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसको हमें अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो मान लो कि ये प्रश्न हम दो पहलुओं से या दो नज़रियों से देख सकते हैं, दोनों के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, इसका आंसर नहीं भी हो सकता है। मतलब कि ये कटाई न्याय संगत भी होगी अगर जो कटाई है वो योजनाबद्ध और नियंत्रित तरीके से हो रही है, अंधाधुंध ये कहीं भी कितना भी काट दिया ऐसा नहीं, ठीक है। और प्रतिस्थापन के रूप में वृक्षारोपण किया जाए, मतलब अगर आप कहीं पौधे काट रहे हो तो जहाँ पे लगाए जा सकते हैं पौधे वहाँ लगाओ भी, ठीक है। और केवल बंजर या कम उपयोगी भूमि का ही उपयोग हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बंजर भूमि है, ठीक है, वहीं पे ये काम किया जाए, ठीक है। और यही चीज़ हम बोलेंगे कि भाई ये अंधाधुंध कटाई सही नहीं है, कब, जब हम कटाई एकदम अंधाधुंध करते रहें, ठीक है, अनियोजित तरीके से करते रहें और लालच बस करते रहें, ठीक है, पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करते रहें, दूसरे जानवरों या फिर जो जंगली जीव है उनके बारे में बिना सोचे समझे हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो ये गलत है। स्थानीय समुदायों और जैव विविधता को हानि पहुँचे, मतलब जो आदिवासी लोग जंगलों में रह रहे हैं या दूसरे समुदाय रह रहे हैं उनके बारे में हम ना सोचें या गवर्नमेंट ना सोचे और जंगलों की कटाई करवाती रहे, तो ये गलत है। आगे बात समझ में, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, अपने द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो यार देखो, हरियाली आप कैसे बनाए रख सकते हो, वृक्षारोपण आप कर सकते हो, यानी कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना, उसकी देखभाल करना, आपके आसपास जो स्थानीय पार्क हैं या बगीचे हैं उनकी सफाई में भाग लेना, ठीक है, गमले में पौधों को लगा के रखना, अगर आपके पास कोई और जगह नहीं है तो आप कम से कम घर में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हो गमले में,
ठीक है। अन्य लोगों को भी आप जागरूक कर सकते हो, अपने दोस्त हो गए, अपने पड़ोसी हो गए, ठीक है, उनको प्रेरित कर सकते हो पौधों को लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए। पेड़ों की कटाई अगर कहीं हो रही है तो अगर आप संभव है तो आप उनको विरोध कर सकते हो, ठीक है। जो स्थानीय सरकारी योजनाएं हैं जैसे नगर निगम या स्कूल द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें हरियाली अभियान, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगला क्या है, प्रश्न संख्या 8 कि भाई जो डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन होता है इससे वर्षा दर किस प्रकार कम होती है। मतलब पेड़ों के काटने से या जंगलों के बहुत बड़े पैमाने पे कट जाने से बारिश या वर्षा पे कैसे फर्क पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है यार, वनोन्मूलन का क्या मतलब है, पेड़ों और जंगलों की कटाई। तो जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वातावरण में नमी पहुँचाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे, ठीक है, जमीन से पानी सोखते हैं, उनकी पत्तियों में आता है, पत्तियों पे जब धूप पड़ती है तो वही पानी वाष्प बनता है और ऊपर जाता है, ठीक है, और आसपास नमी मेंटेन रहती है। जब पेड़ पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो पत्ते, ठीक है, जो कि पेड़ के पत्ते हैं जो वाष्प छोड़ते थे, ठीक है, जिनसे बादल बनते हैं, अब ऐसा नहीं होगा और पेड़ ना होने के कारण जलवाष्प कम बनेगी और बादल भी कम बनेंगे, जिससे वर्षा घट जाएगी। साथ ही साथ मिट्टी की नमी भी कम हो जाएगी, गर्म हवाएं बहने लगेंगी जो बादलों को दूर कर देंगी। जो थोड़े बहुत बादल आएंगे भी तो वो कहीं और जाके बरसने लगेंगे, वर्षा अनियमित रूप से होने लगेगी। समझ में आ गई बात। इसीलिए वनोन्मूलन से वर्षा धीरे धीरे कम होने लगती है। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो इसमें बोला गया अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए, भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो देखो यार, ये डिपेंड करता है आप किस राज्य से हो। जैसे मान लो अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप लिखोगे मैं उत्तर प्रदेश राज्य से हूँ, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? लखीमपुर खीरी जिला, नेपाल सीमा के पास। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का इलाका है ना, जो नेपाल के सटा हुआ है लगभग, जस्ट उससे थोड़ा नीचे उत्तर की ओर, यानी नक्शे में ऊपर की ओर, यहाँ पे है। आप इंटरनेट पे देख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप नहीं लगाया क्योंकि इंडिया का मैप कहीं और से कॉपी करता, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता था भाई। आजकल कोई किसी को भी स्ट्राइक दे देता है, इसीलिए मैंने वो लगाया नहीं, आप देख लेना, ठीक है। जो स्थापना हुई थी इसकी 1977 में हुई थी। मुख्य वन्यजीव यहाँ पे बाघ हैं, दलदली हिरण है, बारहसिंगा है, हाथी, तेंदुआ, गैंडा, ये सब रहते हैं। विशेषता क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है जिसमें किशनपुर और कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य शामिल है, ठीक है। याद रहे मैंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आप इसमें दूसरी चीज़ें देखोगे जैसे वन्य जीव अभयारण्य देखोगे तो ये तो बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिर्फ एक ही है उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। मैप पे आप इसको देख लेना, कहाँ पे, इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये क्या है, इसमें बोला गया हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, कागज़ किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो अगर हम कागज़ की बचत करेंगे तो इससे होगा क्या, पेड़ों की कटाई कम होगी और ऊर्जा और पानी की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा। कागज़ की बचत करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डिजिटल दस्तावेजों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी किताबें आप फ़ोन में या लैपटॉप में अपने पढ़ सकते हो, तो वो कागज़ की पन्ने यूज नहीं होंगे उसके लिए, मतलब डिजिटल दस्तावेज यूज़ करो, ठीक है। जैसे मान लो एक और तरीका, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आता है ना पेपर पे प्रिंट होके, तो आप उसे अपने मोबाइल पे या ईमेल पे मंगवा सकते हो, तो पेपर पे नहीं आएगा तो वहाँ से पेपर बचेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें डिजिटल दस्तावेज अगर आप यूज़ करो तो पेड़ बचेंगे। क्यों? क्योंकि कागज़ बच रहा है, ठीक है। लिखने के लिए कागज़ के दोनों तरफ का इस्तेमाल करो। बहुत सारे लोग एक तरफ लिखते हैं एक तरफ छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कागज़ के पुनः चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करके आप, ठीक है, बचत कर सकते हो कागज़ की, जिससे पेड़ पौधों की भी बचत होगी, तो उनकी कटाई में कमी आएगी। अगला क्या है, दी गई शब्द पहली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर ये दोनों हैं और बाईं से दाईं ओर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा है इन हिस्सों का। तो पहले बात करते हैं पहले और दूसरे हिस्से की। पहले हिस्से में क्या कह रहा है, विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक। तो यहाँ पे आपको पहला हिस्सा दिख रहा है क्या कहीं? बिल्कुल, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है। पहला हिस्सा मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, रे, फिर यहाँ पे टा, फिर यहाँ पे का। तो जाहिर सी बात है पहचान में आ गया होगा ना, रेड डेटा पुस्तक। तो यहाँ पे रे तो लिखा ही हुआ है इन्होंने, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डा, रेड, ठीक है। फिर क्या आएगा, डाटा, तो यहाँ पे डा आ जाएगा, टा ये लिखा हुआ है रेड डाटा, और यहाँ पे क्या आएगा, पुस्तक, आधा सा और ता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेड डेटा पुस्तक।
अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, चलो छोड़ो, पहले दूसरे को देखते हैं। पहला समझ में आ गया, दूसरे को देखते हैं। पौधों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। तो अलग अलग जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें क्या होता है, जैव विविधता। दूसरे में बोला गया ना, ये दो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दो, ठीक है। जैव विविधता, तो जय लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो हुआ, जैव वी, यहाँ पे आ जाएगा वी, विविधता, यहाँ पे धा आ जाएगा, यहाँ पे ता आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, जैव विविधता। ठीक है, अब चलो बाईं से दाईं ओर की बात करते हैं। कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्या है, जैव मंडल। दूसरे से शुरू करना है, दूसरे में बाईं से दाईं ओर है ना, यानी कि इस तरफ चलना है ऐसे। तो जैव लिखा हुआ है, तो जैव, आगे क्या लिखेंगे, मंडल। तो यहाँ पे मंड, यहाँ पे ड, यहाँ पे ल, जैव मंडल हो गया। ठीक है, तीसरे में क्या कह रहा है, विलुप्त हुई स्पीसीज। जो विलुप्त हुई स्पीसीज हैं, कहाँ से, तीसरे से। तीसरा कहाँ, ये रहा। उन्हें क्या बोलते हैं, संकट अवयव। विलुप्त हुई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था विलुप्त होने की जो कगार पे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, संकटापन्न। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, संकटापन्न, संकटापन्न। ठीक है, अच्छा याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है एनसीईआरटी में, यहाँ विलुप्त हुई नहीं, विलुप्त होने की जो कगार पे है, तभी आएगा वहाँ पे संकटापन्न। ठीक है, नहीं तो विलुप्त इसलिए जाता। अच्छा, चौथे में क्या है, चौथा है एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीस, जो विशेष क्षेत्रीय स्पेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा विशेष क्षेत्रीय। ठीक है, तो यानी वी तो देखो लिखा हुआ है चौथे में, साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर नहीं दिख रहा है तो समझ जाना यार, विशेष क्षेत्रीय। ठीक, ये समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ चुका है। इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। और PDF नोट्स फिर से बोल रहा हूँ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना।